हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। बच्चों, हम आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2 लेकर के आ गए हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 अपलोड कर ही दिया है, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो हमने बातें करी थी एक बार उनको देखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में आप क्या करो, अपनी पढ़ाई को बेकार मत करो। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, कोई डाउट्स रहें तो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज मेगा माइंड को भी आप लाइक करें, फॉलो करें, वहाँ पर भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने पहले पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कुछ चीज़ें कराई थी। मैंने आपको बताया था आई जैसा कुछ होता है जिसे आयोटा बोलते हैं, और उसकी मैंने कुछ पावर पे बेस्ड जो वैल्यू आ रही थी वो बताई। जैसे मैंने कहा I² -1 होता था, I⁴ क्या दे रहा था, 1 दे रहा था। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि I⁴ मिले या 4m फॉर्म मिल जाए आपको, इस तरह का फॉर्म, यानी 4 का मल्टीपल अगर I⁴ बन जाए तो आप उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, हमेशा बच्चों 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने बातें कर ली थी, कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करे थे शायद। तो अब इसी पर भी अगर मैं चलो और आपको कुछ ओवरव्यू करा दूं। अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं I⁴ लिखूं, अगर मैं पूछूं आपसे कि बच्चों कितनी इसकी वैल्यू होगी, तो आप क्या करोगे, 24 को लिखोगे जब, तो आप कह देना कि I⁴ को आप लिखोगे 4 × 6, और I⁴ 4 और 6 को बाहर कर लो। I⁴ कितना, 1 देता है, साथ ही साथ ही क्या 6 लगेगा तो कितना देगा, 1 देगा। अब देखो, जब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ये पता चले कि I⁴ कैसी है, 4m फॉर्म है, यानी 4 से डिविजिबल है। अगर I⁴ 4 से डिविजिबल हो तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप 1 लिखो, ठीक है। मैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मैं उनको अब इतना डिटेल में नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ से एक और बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता कि I⁴ बच्चों ये लिखा है 4 क्या लिखा है बच्चों, 4 लिखा है, तो आपको यहाँ से भी देखना चाहिए कि 4 की वैल्यू कितनी होती है, 24 ही होती है, ठीक है। फैक्टोरियल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डील करेंगे। कुछ वैल्यू मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। I⁴ कितना होगा, 24 होगा, और 24 यानी कि 4 का मल्टीपल, सो आंसर इसका डायरेक्ट कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ I⁴ में लिखा है 16 चलो 15 कर लेते हैं, 15 तो 4 या 4 के आगे जो भी नंबर फैक्टोरियल में होगी वो सभी कैसी होंगी बच्चों, 4 का मल्टीपल होंगी। तो उसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, उसकी भी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर I⁴ में फैक्टोरियल भी आता है तो आप उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हो। इसी पर बेस एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन बच्चों इस तरह से हम इसे ले रहे हैं, फैक्टोरियल वैल्यू बट आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है, I⁴ में 0 प्लस I⁴ में 1 प्लस I⁴ में 2 प्लस ऐसे चलता हुआ प्लस I⁴ में 2020 कर लो, 25 कर लो, जो मन है, छोटा लिख लो, चलो 200 कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको निकालना आना चाहिए। और सारी वैल्यू बच्चों फैक्टोरियल में ध्यान रखना, ठीक है। फैक्टोरियल में ही सारी वैल्यू मैंने लिख रखी हैं। तो आपके लिए मैं बता भी देना चाहता हूँ कि अगर फैक्टोरियल वैल्यू हैं तो आप उनको क्या करो, याद करो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 कितना होता है, 2 होता है। अब ऐसा नहीं फैक्टोरियल 0 है या 1 2 चल रहा है तो आप फैक्टोरियल 3 बोल दो, 3 × 2 × 1 होगा, ठीक है। आगे डिटेल में बताएंगे, अभी आप इनकी वैल्यू याद कर लो। फैक्टोरियल 3 कितना, 6 होता है। फैक्टोरियल 4 कितना, 24 होता है, या 4m फॉर्म होता है। अभी जो हम इसको यूज कर रहे हैं वो कैसा, 4 × m है ना, 4 का मल्टीपल होता है। इसके आगे आप फैक्टोरियल जितना बोलना चाहो, फैक्टोरियल 100 बोलना चाहो, वो भी कैसा होगा बच्चों, 4m फॉर्म ही मिलेगा। और ये सब जब I⁴ में आएगा फैक्टोरियल तो कितनी वैल्यू देगा बच्चों, 1 देगा। बट इसके एबव के लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपके सामने जब लिखा है तो देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या I⁴ 0 अगर लिखा फैक्टोरियल में तो मैं उसको I⁴ कितना लिख दूं, 1 लिख दूं। I⁴ 1 है, वो भी बच्चों कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। I⁴ 2 फैक्टोरियल 2 है तो 2 ही देगा, I² देगा। प्लस मैं एक टर्म और लिखना चाह रहा हूँ, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 जब यहाँ पे आएगा तो कितना देगा बच्चों, 6 देगा। प्लस इसके बाद जो भी होगा सभी I⁴ कैसी देंगी, 4m फॉर्म देंगी, चाहे फैक्टोरियल 4 हो, चाहे I⁴ में फैक्टोरियल 5 हो। देखो मैंने ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा, ऐसे भी लिखा, 2 तरह से फैक्टोरियल लिखते हैं। आप चाहो तो n फैक्टोरियल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। दोनों ही फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं दोनों तरह से इसको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 4i चलो इसी तरह से लिख देते हैं,
फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ। जो भी आएगा सभी क्या होंगे बच्चों, 4 का मल्टीपल होंगे। और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, आई की पावर में फैक्टोरियल 200 तक। इस तरह से हमने लिखा। अब आप जरा ये सोचो, यहाँ से लेकर मैंने 0 से लेकर 200 तक टोटल कितने टर्म यूज करे बच्चों, 201 टर्म्स हमने यूज करे। 201 में मैंने 4 टर्म के लिए बोला, पहला, दूसरा, तीसरा, और कहाँ तक, आई पावर फैक्टोरियल 3 तक। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आई पावर में फैक्टोरियल 3 तक मैं चला और आगे मैंने छोड़ा। तो मैंने ये टर्म्स लिखे, उनकी वैल्यू ये है। 4 टर्म मैंने हटा दिए। अब आपके जो आगे बच्चे हैं बच्चों, 201 से 4 जब आपने निकाल दिया तो आपके आगे के टर्म कितने हो गए बच्चे, 197 टर्म्स टोटल हो गए। बात समझ में आ रही होगी बच्चों। कोई भी डाउट हो तो हमसे आप ज़रूर कमेंट में शेयर करिए, ठीक है। अगर ये 197 टर्म्स हैं और हर टर्म कितनी वैल्यू देगा, 4 का मल्टीपल है आई पावर में तो 1 देगा। ये 1, 2 1 हो गए, ऐसे टोटल कितने 1 आएंगे, लास्ट में 1 आएगा। तो 197 टाइम्स 1 आएगा। और 1 को अगर 2 बार ऐड करो तो 2 होता है, 10 बार 10 होता है। 197 टाइम्स अगर 1 को ऐड करोगे तो यहाँ से बच्चों कितनी वैल्यू मिलने वाली, 197 ही मिलेगी। आगे इनको जरा देखो, आई पावर अगर 1 है तो ये कितना देगा, आई रहने वाला, आयोटा रहने वाला है, और ये भी कितना, आयोटा रहने वाला। आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आई पावर 6 को मैंने कहा क्या लिखोगे, 4 × 2 लिखोगे। आई पावर 4m फॉर्म हो गया है ना, वो भी कितना देगा, 1 ही देगा, ठीक है। आई पावर 6 क्या लिखोगे, इसको आप 3 × 2 लिखोगे, ठीक है। आई पावर 6 को आप क्या लिखोगे, आई पावर 6 3 × 2 लिखोगे, या 6 को आप ऐसे कर दो, 4 + 2 कर दो, ठीक है ना। तो आई पावर 4 × आई स्क्वायर कह दो, ठीक है। आई पावर 4 कितना देगा, 1 देगा, और आई स्क्वायर कितना देने वाला, -1 देगा। तो आप इसे भी -1 लिख दो, और प्लस में कितना, 197 से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया, प्लस का 195 रह गया, और ये कितना दे गया, 2i। तो ठीक है, तो 2i + 195 हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप इसीलिए कह रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे समझ में आए। और इस लॉकडाउन में जैसा कि मैंने कहा था, आपकी स्टडी बेकार ना हो, आप जुड़े रहिए। ये वीडियो आप अगर 11th क्लास में हो तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरा एम यही है कि आपको IIT लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें देना है मुझे। साथ ही साथ NDA एयरफोर्स में भी आप अगर जा रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो वहाँ भी आपके लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आज की क्लास में जो हमें सिखाना था ये मैंने सारा पिछला ही बताया आपको। यहाँ तक की बातें हम लोग कर चुके हैं, सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। ऐसा ही मैं मान के अब आगे बढ़ रहा हूँ, आज की क्लास से कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जब आप पिछली क्लास में स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आयोटा आया था। आपने देखा था कि रूट के अंदर में अगर माइनस की नंबर आ रही हैं तो उस वजह से बच्चों आयोटा का फॉर्म बना था। सपोज करो मैंने आपको बताया, केस फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपने देखा था माइनस में √16 है तो आपने इसको क्या लिखा था, -1 × 16 लिखा था। और वहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली थी, -1 मतलब आई स्क्वायर से क्या बाहर निकल के आया था, आई, और इसका क्या आया था 16 का स्क्वायर रूट 4, और इसकी वजह से आप क्या लिख रहे थे, आई लिख रहे थे। ये सब वैल्यू मैं लिखना बता चुका हूँ। तो पहला केस आप ये जानते हो ऐसा होता है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आपको एक मिली। दूसरा केस मैं आपके सामने और रख रहा हूँ आज, जो यहाँ से जानना था आपको कि अगर मैं आपसे कभी ऐसे कहूँ, सपोज करो 100 है बच्चों, क्या आप 100 को ऐसे लिख सकते हो 25 × 4, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे मानता हूँ, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने क्या कहा, 100 लिखा, उसको 25 × 4 लिखा, और 25 × 4 को उसने 9th के हिसाब से क्या कर दिया बच्चों, 25 लिखा और × में 4 लिख दिया। उसने पावर को अलग अलग, स्क्वायर रूट को अलग अलग दोनों को दे दिया, स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, ठीक है। अब उसे पता है कि 100 जो होता है बच्चों 10 होता है। उसने कहा चलो 10 यहाँ से भी निकालने की कोशिश करते हैं। 25 का स्क्वायर रूट लिया 5, और 4 का लिया 2, 5 × 2 किया 10 आया, और यहाँ भी बच्चों कितना आया था, 10 ही आया था। तो उसने दोनों तरफ से जब सॉल्व किया आंसर कितना लाया, 10 = 10 लाया। तो उसने देखा कि जब हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट अगर दिखता है तो उसने ऐसे तो पढ़ ही रखा था 9th में, उसने वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ये काम करता है, ये कैसा बच्चों ट्रू ही है। अब आगे उसने क्या किया, कुछ और सोचा कि चलो मैं अगर ऐसे करता। केस थर्ड उसने लिया। ये बच्चों आप ही की सोच होती है, एजम्पशंस हैं, आप कैसे कैसे सोच के कर रहे हो। उसने कहा कि अगर मैं देखूं 100 को ऐसे लिखूं,
100 पॉजिटिव है तो उसने पॉजिटिव बनाए रखने के लिए 25 × 4 तो लिखा ही लिखा, साथ ही साथ एक माइनस इसको दिया, एक माइनस इसको दिया, दोनों कैसे हो गए, प्लस में हो गया। मल्टीप्लिकेशन कितना 100 ही आने वाला, कोई गलती अभी नहीं करी। अब उसने क्या किया, माइनस का 25 अलग कर दिया और माइनस का √4 अलग कर दिया। एक स्टूडेंट ने इस तरह से किया और उसे ये तो पता है कि अंडर के अंदर अगर 100 है तो बच्चों कितना बाहर आने वाला है, 10 आने वाला है। उसने यहाँ से क्या लिखा, मैंने जैसे अभी कहा था कि अगर माइनस का 16 हो तो आप उसे क्या लिखो, 16 का स्क्वायर रूट ले लो, 4 लिखो और फिर क्या लिख दो, i लिख दो। इस तरह से इसका आंसर आता है। तो उसने यहाँ भी ऐसे सोचा कि √25 को मैं 5 लिखूँगा और माइनस में है चूँकि तो इसके साथ i लगा दूंगा। ऐसे उसने 4 को क्या लिखा, 2 लिखा और माइनस में था रूट के अंदर तो उसने i लिखा। और उसने फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 10 मिला, ठीक है। i × i कितना, i² हो गया और i² हमने बताया था कितना होता, -1 होता है। तो उसने यहाँ से क्या आंसर कितना निकाला, माइनस का 10 निकाला, और जबकि उसका चल कितना रहा तो बच्चों 10 ही चल रहा था। और आप ये मैथ बड़े अच्छे से पढ़ के आए हो कि ये तो रियल नंबर है और रूट जब आप 100 का ले रहे होगे तो हमेशा 10 ही आया, आज भी 10 आना चाहिए। तो उसने जब यहाँ पे किया तो उसने देखा आंसर तो ये आ गया। इस बार उसका क्या हुआ, ट्रू रिजल्ट नहीं निकला, फॉल्स हो गया, यानी उसने कहीं पे गलती कर रखी है। उसे फिर एहसास होना चाहिए था किसी चीज़ को लेकर कि हर जगह ऐसे आप रूट को अलग अलग नहीं तोड़ सकते हो। उसने कंडीशन फिर लगाई, एक अगर रूट के अंदर माइनस है तो काम कर रहा था। उसने देखा कि दोनों अगर पॉजिटिव है नंबर तो भी आपने स्प्लिट किया, काम कर रहा है। उसने जब यहाँ पे देखा कि दो जब नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ रही थी तो अगर दो नेगेटिव नंबर को आप अलग अलग स्प्लिट करते हो तो उससे फिर आंसर आपका डिफरेंट आने लगा। और यहीं से जाके आपको एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है। एक नोट है बच्चों, याद करना, कभी भी आप स्क्वायर रूट को दो नंबर में अगर स्प्लिट करते हो तो उसके लिए कंडीशन बनी कि एक के लिए काम कर रहा था, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी काम कर रहा था, लेकिन जैसे दोनों नेगेटिव हो गई उसने काम करना बंद कर दिया, रिजल्ट आपका फॉल्स आ गया। तो यहीं से आपको याद रखना कि अगर कोई दो नंबर हैं ए और बी, उनका प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं रूट के अंदर, उसको आप अलग अलग यानी स्प्लिट करके दो पार्ट में रूट को आप तभी लिख सकते हो, ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक के लिए चल रहा था, दोनों पॉजिटिव हो तब भी चल रहा है, ठीक है। व्हेन एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। वन ऑफ देम किन में से, वन ऑफ ए एंड बी लिख लो, इज पॉजिटिव। तो आप इस नोट को अच्छी तरह से समझ लें। आप हर जगह ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। 9th में आप कर रहे तो सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ही आप कर रहे थे। अगर आपको इस लेवल पे आना है तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि कभी भी आप एनसीईआरटी में भी आप देखो कि आपका नोट्स होना चाहिए है, और आपको उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपकी क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है। कि रूट ए बी क्या है, रूट ए इंटू रूट बी है। कभी पॉसिबल होगा जब कम से कम एक मतलब ए या बी में कोई एक अगर पॉजिटिव है आप अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो गई, यानी एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव नहीं होगी, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसके हिसाब से आप फिर इसको स्प्लिट दो पार्ट में नहीं कर सकते हो। तो आप इस नोट को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। आप बिल्कुल ऐसे पढ़िए जैसे आप क्लास में बच्चों हो, ठीक है। क्लास की तरह से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं, सारी बातें समझ में आएंगी, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला। जो भी आप हमसे पढ़ रहे हो उसमें तो डाउट नहीं रहने वाला। इसके बाद अगर डाउट्स आते हैं तो आप बस जुड़े रहिए, कमेंट करिए, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जैसे मैंने बताया। फिलहाल जब तक चैप्टर फिनिश नहीं होता तब तक आपके डाउट्स तो बन ही सकते हैं। हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का ढंग है, वो हो सकता है इन बातों को बाद में डिस्कस करे या उसने पहले लेक्चर में ही सारी बातें कर दी हूँ, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप बनिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो हमने बातें करी थी उसके बेस पर क्वेश्चन आपके एक और दे देते हैं। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने एक नोट लिखाया था कि कभी भी अगर आपको आई की 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स मिल जाएं, उनका सम अगर करना पड़े, ठीक है, तो उनका सम कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने लिखा आई पावर में लिखा 129 प्लस आई पावर मैंने लिखा 100, 200 कर लो, 39 कर लो, प्लस आई की पावर 578 कर लो, ठीक है, प्लस आई की पावर में
786 कर लो, ठीक है। मैंने इस तरह से लिखा और मैंने पूछा कि बताओ इसके डिवाइड में भी लिखते हैं। आई पावर में 119 प्लस आई पावर में 229 प्लस आई की पावर में 568 प्लस आई टू दी पावर 776। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करके देखें आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, और जब बन जाए तो इसके बाद आप सोल्यूशन चेक करिए। हम आपको सोल्यूशन कराने अब जा रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बहुत सही से देखें तो पावर्स को ज़रा देखिए। जो 129 लिखा है 119 लिखा है, 229 लिखा है 239 लिखा है 229 लिखा है। ऊपर नीचे टर्म वाइज अगर डिग्री को हम देखें तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो अगर मैं ऊपर की पावर में 10 का डिफरेंस अगर ले लूँ तो हमें देखो कुछ मिलने वाला है। बस एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन फिर ख़त्म हो जाता है। आई पावर ऊपर क्या मिला 119 मिला, प्लस आई के पावर में 229 मिला, आई पावर में 5798 मिला, सॉरी 229 568 मिला, प्लस आई पावर में कितना मिला 786, 10 कम कर दो 776 मिला। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है तो उसको भी आप नोट कर लें। आई पावर में 119 प्लस आयोटा डी पावर में कितना 229 प्लस आयोटा पावर में 568 प्लस आयोटा पावर 776 चल रहा है। तो अगर हम देखें ये जो 4 टर्म लिखे हैं वही नीचे 4 टर्म भी लिखें, तो आप इस तरह से इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना मिला आपको, आई पावर 10 मिला, और आई पावर 10 को लिख दो आई पावर 8 इंटू आई स्क्वायर। आई पावर 8 4m फॉर्म कितना देगा 1 देगा, और ये कितना देगा -1। फाइनली आंसर कितना आया बच्चों -1 आया। तो एक आसान सा क्वेश्चन हमने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है। इतना सब समझने के बाद अभी तक हम लोग आयोटा पर ही तो खेल रहे हैं सारी चीज़ें। अब कहीं ना कहीं आते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं, या यूँ कहें कि आपके जो चैप्टर है उसकी ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। जो हमने डाला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सोचो पहला लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जान पाए, दूसरा लेक्चर भी लगभग आधा हमारा निकल गया होगा और शायद अभी भी हम नहीं जान पाए। तो अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहला नोट मेरे साथ आप ये लिखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन होता है बच्चों 2 तरह के नंबर का, एक रियल नंबर एंड दूसरी कैसी बच्चों, इमेजिनरी नंबर। अगर एक रियल नंबर है और एक दूसरी इमेजिनरी नंबर है तो इस तरह के नंबर का एक क्या है बच्चों, एक कॉम्बिनेशन है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिन नंबर, ठीक है। अगर रियल और इमेजिन नंबर का कॉम्बिनेशन है तो अगर मैं कहूँ कि कोई अगर ऐसे आप नंबर ले लो, z इक्वल टू बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, z से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप एक वैल्यू अगर x ले लो, दूसरी अगर इमेजिनरी नंबर लिख रहे हो तो उसके साथ में i के साथ में कुछ लिखना पड़ेगा। तो x है तो i y लिख लो, ये इसका फेमस फॉर्म है। कुछ लोग a प्लस आई बी भी लिखते हैं, p प्लस आई क्यू भी लिखते हैं। तो हम इसको बस ऐसे समझते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो इसका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप समझो इसमें एक हमने रियल नंबर डाल दी है और ये कैसे बच्चों, इमेजिनरी नंबर। ध्यान से देखना मैं बोल किसे रहा हूँ। ये x जो है बच्चों रियल नंबर है, आई वाई कैसी एक इमेजिनरी नंबर है। उनको मैंने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट भी कर दो, माइनस कर दो, तो क्या मिलेगी, आपको कॉम्बिनेशन मिला जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग थोड़ा सही कर लें, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गई तो आपने रियल को भी इसी के अंदर डाल दिया। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम जो पढ़ा था, हमने कहा था बच्चों ये रियल नंबर अगर होती है, सेट आप 9th में पढ़ के आए हो, सपोज करो ये रियल नंबर है, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा नेचुरल नंबर से, फिर क्या पढ़ा होगा, होल नंबर पढ़ा होगा। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स, इंटीजर के बाद आपने क्या पढ़ा होगा, रैशनल इरेशनल। तो अगर मैं इतना हटाने के बाद ऐसे लिख दूँ, यहाँ पे एक रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है,
ये कौन सी नंबर बच्चों? रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? रियल बनता था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर ये बना है तो इन दोनों को भी अपने अंदर में कौन लेके आ रहा है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबका माई बाप बच्चों हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें दो सर्किल आपके अंदर आ गए, कौन कौन से? एक तो रियल पार्ट तो आ ही गया था, एक्स पार्ट तो पूरा आ ही गया, साथ ही साथ कौन है? आई वाई, मतलब इमेजिनरी नंबर भी आ गई, आयोटा वाली नंबर भी आ गई। तो बच्चों इस तरह से रियल और इमेजिनरी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर सभी का ही बड़ा है, या रियल नंबर्स भी किसका सबसेट होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होती हैं। सबसेट की बात जब मैंने कर दी तो मैं इसको अगर सबसेट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सबसेट के फॉर्म में इसको सी इक्वल टू बच्चों लिखते हैं। और सी इक्वल टू कैसे लिखोगे आप? मैंने एक्स प्लस वाई आई वाई लिखा तो आप भी लिख दो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एक्स और वाई हैं कौन। अब ध्यान से देने वाली बात बस ये है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। जेड कैसा है? एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में है, वेयर एक्स कॉमा वाई, जो एक्स और वाई वो क्या होंगे? वो दोनों रियल हैं, बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर सेट का। ध्यान रखना, एक्स और वाई दोनों रियल हैं, बट एक्स और आई वाई अलग अलग कहो तो एक्स कैसा है? रियल है, आई वाई कैसा? इमेजिनरी नंबर है। अब यहीं से अगर और कहें तो आगे बढ़ते हैं इस नोट में। अब इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक रियल पार्ट दिख रहा है, एक कैसा? दूसरा इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। तो यहीं से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है बच्चों? एक्स है, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है आर ई जेड करके। आर ई जेड करके कितना लिखोगे? फिर आप एक्स लिखोगे। दूसरा पार्ट इसमें बोला गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, उसको लोगों ने इमेजिनरी का आई एम लिया, और जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट, जेड का रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वो कितना? आई वाई है। आई वाई में निकालना क्या होगा? आई हटाने के बाद क्या बचा? वाई। तो ध्यान रखना, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? एक्स और वाई दिख रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक्स और वाई कैसे? दोनों आपकी रियल नंबर्स ही हैं। ठीक है, रियल ऑफ जेड क्या मिला? एक्स मिला। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या मिला? वाई मिला। तो अब यहीं से एक बच्चों नोट्स आप ज़रूर लिख लें। अगर आपसे कभी कोई कहे कि इफ़ जेड इज प्योरली रियल, यानी कि वो पूरी तरह से रियल है, तो उसमें है क्या नहीं बच्चों? इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं है। अगर नहीं है तो आप कह दो दिस इम्प्लाइज आई एम जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरा नोट्स आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में आपको पता चला कि अगर जेड कैसा? पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो आप क्या कहेंगे उस केस में? रियल पार्ट उसमें नहीं होना चाहिए। तो रियल जेड कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप थर्ड केस में देखो, कोई ऐसा कहे कि जेड कैसा है? प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में आपको दोनों पार्ट 0 मिलेंगे। तो आप कह दो कि जो 0 होता है, 0 इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ये नोट्स आप लिखो, स्क्रीनशॉट रखो। इसी पर बेसिक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लें। मैंने क्या बताया कि जो जेड होता है एक्स प्लस आई वाई होता है, कॉम्बिनेशन किसका? रियल इमेजिनरी नंबर्स का होता है, उससे क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? एक्स होता है, जिससे आर ई जेड एक्स इक्वल टू लिखा जाता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है? आई एम जेड होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? वाई होता है। जहाँ पे एक्स और वाई दोनों कैसे बच्चों? रियल है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर जेड पूरी तरह से बच्चों कैसा? रियल है, तो आप क्या लिखेंगे? आई एम जेड इक्वल टू 0। आपको कंडीशन पता चल रही है, क्योंकि पूरी तरह से उसमें रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आप क्या लिखेंगे? रियल जेड इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर दोनों बातें एक साथ होल्ड हो रही हैं तो दोनों पार्ट 0, उस केस में क्या होता है कि जेड इक्वल टू कितना मिलेगा? आप लिख सकते हो कि ईयर जेड इक्वल टू 0 है। तो 0 ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल के साथ साथ प्योरली इमेजिनरी भी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी पर बेस। आप फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आप नोट जरूर करते रहें, ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं आप हमें बताते रहिए। साथ ही साथ अदर स्टूडेंट के साथ भी इसको क्या करें, शेयर करें, लाइक करें अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। फाइंड थीटा इफ z इक्वल टू साइन थीटा -1 प्लस आई कॉस थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। एक आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने कहा थीटा की ऐसी वैल्यू बताओ, क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए जेड आपका कैसा, पूरी तरह से इमेजिनरी है। तो मैंने अभी जो कहा था आपसे कि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ जेड पूरी तरह से इमेजिनरी हो तो उसमें केवल इमेजिनरी पार्ट ही है, तो कौन सा पार्ट नहीं बच्चों, रियल पार्ट नहीं है। इसका मतलब हियर रियल जेड कैसा हो गया, आर ई जेड कैसा हो गया बच्चों, 0 हो गया। ये आपको कंडीशन पता है। और आर ई जेड कौन होता है, जो रियल पार्ट, यानी इससे अगर हम कंपेयर करें एक्स प्लस आई वाई से, तो आई वाई यानी आयोटा वाला ये पार्ट है, तो रियल पार्ट कौन बच्चों मिला, ये मिला। तो यहाँ पे x इक्वल टू जो है 2 साइन थीटा -1 है, और यही किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा -1, वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इसे जब बस सॉल्व करोगे थीटा की कोई वैल्यू आएगी, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन थीटा कितना, 1/2, और साइन थीटा 1/2 कितने के लिए होता है, वेयर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा साइन 30, साइन 30 बोले तो π/6 हो जाएगा। अगर जनरल सोल्यूशन भी कहता है ना, कोई रेंज नहीं देता है कि थीटा लाई बिटवीन इतने से इतने, तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो। चूँकि आपके अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पर भी, तो वहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अगर मैं अभी लिख दूँ कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा, n π ±, अगर आप पढ़ चुके हो ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी बातें हैं ये सारी, ये देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद कर लेना है कि ऐसा कोई फार्मूला होता है, बस ये π/6 यहाँ पे आके रख देना है, कब, जब साइन थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा। देखेंगे इस पर डिटेल बात हम लोग करेंगे, अभी आपको इतना याद कर लेना है। नहीं तो फिलहाल यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में आएगी तो हम आपको इक्वेशन का सोल्यूशन करना भी बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे। अभी तक जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में आपको डाउट्स हैं, ठीक है, उनको हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए हमारे चैनल को, दूसरों के साथ शेयर भी करिए। हमारे FB पेज को भी आप फॉलो करें, मेगा माइंड एकेडमी के नाम से हमने बता रखा है बच्चों। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।